आज जो हम पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहली चीज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कहता है एमाइंस के स्ट्रक्चर। और दूसरा चीज हम पढ़ेंगे कि एमीन कंपाउंड जो बनकर तैयार होते हैं इनके सिंपल नेम और IUPAC नेम कैसे पढ़े जाएं, या ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि नामकरण करना सीखेंगे आज हम लोग। तो बेटा मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि एमीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बने, क्योंकि जितना भी एमीन यौगिक है वो सारा का सारा यौगिक बनकर तैयार होता है किससे? अमोनिया से। सबसे पहले जरूरी है कि अमोनिया के ही स्ट्रक्चर को पढ़ लिया जाए। बेटा अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर को पढ़ें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से ध्यान देते हैं। फॉर्मूला होता है अमोनिया का NH3। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। हाइड्रोजन का चेक करेंगे परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बेटा 1। अभी मैं क्या देखता हूं अरेंजमेंट के बेसिस पर कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन क्योंकि अकेला है हम इसको बीच में रखेंगे। नाइट्रोजन अकेला था, मैंने यहां नाइट्रोजन को बीच में रखा। अब रह गई बात हाइड्रोजन को कहां रखें, तो हाइड्रोजन बेटा कितने हैं हमारे पास? 3। तो हम हाइड्रोजन को अभी कॉर्नर पर रखेंगे यहां। अब हाइड्रोजन को कॉर्नर में रखने के बाद अभी स्टार्ट अगर इस चीज को करें तो अब क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना था? 1। तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास उसकी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अभी हाइड्रोजन भी बॉन्ड बनाना चाहता है और आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रखता है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन साझे में दे सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा साझा करने के लिए। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा साझा करने के लिए, ये हाइड्रोजन इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए देगा। आप इसको चेक करोगे, नाइट्रोजन हर एक हाइड्रोजन एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा और साझा करेगा। और साझा ऐसा करेगा कि अपनी बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बना लेगा? 8, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अष्टक क्या है? 8 इलेक्ट्रॉनों को बना लेने की प्रवृत्ति। अष्टक पूर्ण कर लेता है, नाइट्रोजन तो स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन से उसका 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, अपना तो लेगा ही। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन तो खुद हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन ने कहा हमने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया था साझे के दौरान। अब साझा का अर्थ ये है हमें जरूरत है आप अपना भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन दो। बेटा चेक करेंगे इसमें भी ये भी यही काम करेगा। और ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा ऐसा भी शेष रह जाएगा जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? नाइट्रोजन लिखेंगे, वो लोन पेयर अवेलेबल बनाएंगे वहां जिसने साझे में हिस्सा नहीं लिया। और बाकी देखो क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस सिंगल बॉन्ड को कुछ ऐसा बनाते हैं। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बने सिंगल बॉन्ड को इस प्रकार से एंगुलर दिखाने का एक कारण भी है। एंगुलर दिखाने का कारण यह है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसको ऐसे कहते हैं कि अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। और किसी फॉर्मूले पर अगर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपने से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। भाई मैं क्या सोचता हूं, अभी ये जो बॉन्ड बनकर तैयार हुआ इस पे भी तो इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे साझे के, तो बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉनों से बना है और ये लोन पेयर भी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाला है ये बॉन्ड को अपने से क्या करेगा? प्रतिकर्षित। इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। अब सबसे पहले इसमें से एक और चीज पता करते हैं कि अमोनिया के फॉर्मूले पर संकरण कौन सा पाया गया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगर निकालें तो मैं चेक क्या करता हूं, कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने? N 1 2 3, तो बॉन्ड हो गए 3। अभी चेक करके बताएंगे लोन पेयर कितना है? 1।
ध्यान रखना, लोन पेयर नाम है उसका। पेयर का मतलब जोड़े कितना बना, एक। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 का मतलब है ऐसा कोई संकरण आपको याद है जिसमें से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हो? तो हमारे दिमाग में एक संकरण आता है जिसका नाम है बेटा sp3। तो पहला इंफॉर्मेशन मेरे पास से ये निकल के आया, पहली चीज कि अगर मैं अमोनिया के फॉर्मूले पर देखता हूं तो संकरण का प्रकार क्या है, sp3। अच्छा, एमीन कंपाउंड कैसे बनाए गए, हाइड्रोजन हटाया गया, एल्किल या एरियल ग्रुप क्या किया गया, जोड़ा गया। क्योंकि हाइड्रोजन हटकर एल्किल या एरियल ग्रुप जुड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं, ना तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है और ना कोई भी बॉन्ड समाप्त हो रहा है। बस हाइड्रोजन का बॉन्ड हटता है तो एल्किल का बॉन्ड लग जाता है, क्योंकि बॉन्ड की संख्या में चेंज नहीं है। तो हम इस बात को समझेंगे, इस बात को क्या समझेंगे कि अगर हमारे पास अमोनिया से मैंने हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप लगा दिया और एमीन बनाकर तैयार किया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज बेटा कब आता है, जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में किसी भी प्रकार का चेंज आए। देखो बॉन्ड पहले भी 3 थे, एक लोन पेयर था, बॉन्ड अभी भी 3 है, एक लोन पेयर है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। अभी एक काम करेंगे, एक और प्राइमरी एमीन बनाने के बाद लोन पेयर, अब इस पर बेटा सेकेंडरी एमीन बनाने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए आपको 2 R लगाने पड़ेंगे, 2 एल्किल ग्रुप लगाने पड़ सकते हैं। अभी एक और बनेगा, ये नाइट्रोजन विद लोन पेयर, पहला एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप और तीसरा एल्किल ग्रुप। तो इनमें से सबसे पहली चीज मैंने जो सोची, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हुए, 1 2 3 और लोन पेयर हुआ 1, टोटल मिलकर बना 4। तो संकरण कौन सा है, sp3। एक इस बात को ध्यान रखेंगे, दूसरा और इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं चेक करूं R और N के बीच में बॉन्ड जो बना है, इसके लेंथ को भी चेक करेंगे। देखो क्योंकि हमें मेनली स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, एमीन का। हम H और N के बीच बॉन्ड से मतलब नहीं रखने वाले, हम पढ़ेंगे कि एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन एटम में जो बीच में बॉन्ड बना इसकी लेंथ क्या। तो बेटा आप इसको ध्यान रखोगे, क्या लिखोगे, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज कैसी है, एल्किल समूह और नाइट्रोजन एटम के मध्य आबंध की जो लंबाई होती है, आबंध लंबाई जो होती है, इसको थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है, 1.47 एंगस्ट्रॉम। इसको थोड़ा सा ध्यान रख के यूज करना है हमेशा। स्ट्रक्चर में कुछ बातें जैसे पता है, बॉन्ड लेंथ कितनी रहती है, R और N के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.47 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत छोटा होता है। यहां भी R और N के बीच का डिस्टेंस यही है, यहां भी R और N के बीच का डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन अभी एक चीज चेंज होती है, कब चेंज होती है, अगर मैं एल्किल ग्रुप की जगह पर कोई भी एरियल ग्रुप लगा दूं, एरियल का मतलब समझते हो, बेंजीन वाला ग्रुप, तो फिर बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी चेक करेंगे एरियल ग्रुप एमीन कंपाउंड में नाइट्रोजन से कितना बॉन्ड लेंथ बनाता है, तो उसको यहां पे ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरियल ग्रुप हो गया, एरियल ग्रुप और नाइट्रोजन एटम के मध्य बना आबंध, या ऐसे लिख सकते हैं मध्य आबंध की लंबाई या आबंध लंबाई। बेटा ये लंबाई थोड़ी सी चेंज है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। हालांकि बॉन्ड लेंथ इतना रटने की जरूरत भी है नहीं, हमने बता दिया। कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह पे आए तो उसको ध्यान दो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको बॉन्ड लेंथ बताओगे। अभी प्रॉब्लम एक हमारे पास आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है बेटा, ऐसी सिचुएशन पर आप एल्किल ग्रुप लगा देते हो, जब एमीन कंपाउंड पर मैंने एक कंपाउंड बनाया, एल्किल ग्रुप लगता है, बॉन्ड की लेंथ 1.47 रहती है, लेकिन जब मैं उसी जगह पर एरियल ग्रुप लगा देता हूं, एरियल ग्रुप पर बॉन्ड की लेंथ NH2 के साथ जो है वो थोड़ी सी घटकर 1.40 हो जाती है। बोलता है ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन आना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब आप स्ट्रक्चर की हर बात पढ़ रहे हैं। अभी इसको चेक करेंगे
कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बेटा एल्किल ग्रुप NH2 के साथ जुड़कर किसी भी प्रकार की अनुनादी संरचना बनाता नहीं है। अच्छा, अनुनादी संरचना बनाता नहीं है तो R और NH2 के बीच का जो बॉन्ड होता है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अनुनाद बनाता था, आप देखते थे अनुनाद में होता क्या था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या करते थे, चेंज करते थे। क्योंकि एल्किल ग्रुप जो है वो अनुनाद दिखाता नहीं है, स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, तो इसका मतलब है R और N के बीच में डबल बॉन्ड बनने की किसी भी प्रकार की संभावना व्यक्त ही नहीं की जा सकती है। इसलिए R और N के बीच का बॉन्ड कैसा है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन बेटा अभी आपको याद होगा, जब कभी आपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, आप थोड़ा सा याद करोगे इस बात को, आपने देखा होगा फिनॉल में मेरे ख्याल से हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था और इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से 2 स्ट्रक्चर 3 ऐसे थे जिसमें से यहां डबल बॉन्ड हो जाता था। कब, जब आप बॉन्ड को ट्रांसफर करते थे, याद होगा, एक समय ऐसा आता था जब यहां पर कैसा बॉन्ड बन जाता था, डबल बॉन्ड, लेकिन कुछ देर बाद ही वो डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता था। ये भी मैंने कहता कि जबरदस्ती डबल बॉन्ड बना ही रहता था, डबल बॉन्ड बनता भी था। अगर मैं यहां N लगाऊं तो डबल बॉन्ड बनेगा भी, एरिल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा भी, फिर से सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। इसका मतलब है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। एरिल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में जो बना बॉन्ड है ये डबल भी बन जाता है, सिंगल भी बन जाता है, इसका मतलब ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसमें कुछ प्रकृति किसकी है, डबल बॉन्ड की। और क्लास 11th में आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि बेटा सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है और डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी सी कैसी होती है, कम। और ट्रिपल बॉन्ड में तो आपने ये भी पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ तो सबसे कम होती है। तो हम क्या बताएंगे, देखो ऐसा बोल सकते हैं कि एल्किल एमीन में एल्किल ग्रुप किसी भी प्रकार का रेजोनेंस दिखाता नहीं है, रेजोनेंस का मतलब अनुनाद। अतः एल्किल ग्रुप कैसे बॉन्ड के साथ जुड़ता है, प्योर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। लेकिन एरिल ग्रुप में क्योंकि पाई बॉन्ड अवेलेबल है, डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या करता है, शो करता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के कारण कभी कभी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन जाता है और कभी कभी कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की थोड़ी सी प्रवृत्ति अवेलेबल है, चाहे 30% अवेलेबल हो चाहे 20%, लेकिन कुछ परसेंट में अवेलेबल है डबल बॉन्ड बनाने की। अगर ये डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अवेलेबल है तो फिर बेटा डबल बॉन्ड की लेंथ कैसी होती है, कम। इसीलिए मैंने देखो एरिल ग्रुप के डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी सी कैसी लिखी है, कम। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे आंसर में, क्या बताएंगे, इसका रीजन तो यही हम लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखना। कहेंगे एल्किल ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ बना आबंध पूर्ण रूप से एकल बंध होता है, पूर्ण रूप से एकल बंध होता है, एकल बंध होता है, जिसके कारण आबंध लंबाई कुछ बढ़ जाती है, जिसके कारण आबंध लंबाई कुछ बढ़ जाती है, परंतु एरिल ग्रुप अनुनाद को प्रदर्शित करता है, परंतु एरिल ग्रुप जो होता है वो अनुनाद को प्रदर्शित करता है, जिससे उसमें
कुछ प्रवृत्ति, द्विबंध, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, द्विबंध की आ जाती है, द्विबंध की कुछ प्रवृत्ति द्विबंध की आ जाती है, अतः यह, अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः इस आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत कुछ कम होती है, अपेक्षाकृत कुछ तो बेटा ये तो बॉन्ड लेंथ का हो गया सब्जेक्ट की बॉन्ड लेंथ किस प्रकार से चेंज होगी। अभी आगे चलेंगे एक और चीज को पढ़ेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में sp3 संकरण पाया जाता है, हम लोगों ने इस बात को लिख रखा है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो समचतुष्फलकी होता है, लेकिन अगर मैं चेक करूं तो इसका स्ट्रक्चर समचतुष्फलकी नहीं होता किसी भी एमीन का। तो अभी इस बात को भी चेक करेंगे कि अगर समचतुष्फलकी क्यों है, नहीं है। समचतुष्फलकी स्ट्रक्चर को मैं पहले बना के दिखा दूं। समचतुष्फलकी का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ये समचतुष्फलकी का है। लेकिन बेटा ये समचतुष्फलकी नहीं बल्कि पिरामिडी है। अब पिरामिड कैसा होता है उसको चेक करेंगे। पिरामिड ऐसा होता है बेटा, अभी मैंने मान लिए कि ये 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है, ये तीनों नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो मेरा जो हाथ का ऊपरी हिस्सा है ये है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से बेटा फंसे होते हैं, एक ये फंसा है, एक ये बाहर की ओर ये लगा हुआ है, एक बॉन्ड ये लगा हुआ है। तीनों बॉन्ड एक दूसरे से कैसे हैं, डिस्टेंस पर। और यहां पर ऊपर रखा हुआ है क्या, लोन पेयर। अच्छा क्या होता है, अगर वो चौथा बॉन्ड बनता तो एक अगर चौथा बॉन्ड बनकर तैयार होता तो ये जब बॉन्ड बनता उस आकृति को कहते हैं चतुष्फलकी। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर ने क्या किया, लोन पेयर ने इस बॉन्ड को, जो बॉन्ड सीधे फैले होने चाहिए थे, इस लोन पेयर ने बॉन्ड को क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे की ओर क्या कर दिया, दबा दिया प्रतिकर्षित करते हुए। अब दबा दिया तो देखो ये चेक करो, इसका पिरामिडी का क्यों नाम पड़ा। ये भी देखो पिरामिड की आकृति बनी हुई कि नहीं बनी है। पिरामिड होता कैसा है, चोटी के जैसा होता है, त्रिकोणी। तो क्योंकि ये आकृति पिरामिड जैसी बन के रह गई, हमने इस संरचना का नाम क्या बताया, हमने कहा वैसे ये होना चतुष्फलकी चाहिए, लेकिन अब हम इस संरचना का नाम क्या रखेंगे, पिरामिडी। अभी पूछेगा सर जी चतुष्फलकी नाम क्यों रख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर एक बॉन्ड मेरे हाथ से ऊपर की ओर होता, चेक करते हैं, एक ये फलक, एक ये फलक, एक इधर से फलक, और एक बेटा इसके कहां फलक होती, नीचे चतुष्फलकी होती। लेकिन क्योंकि वो वाला बॉन्ड ऊपर वाला समाप्त हो गया, ऊपर लोन पेयर आ गया, इसने बॉन्ड्स को सामने न रख के उसको कहां मोड़ दिया, नीचे की ओर, और ये एक चोटी जैसा बन गया ऊपर की ओर। हमने इस संरचना का नाम रख दिया क्या, पिरामिडी। तो एक बात और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमीन यौगिकों की आकृति लोन पेयर के कारण पिरामिडी होती है, पिरामिडीय, पिरामिड के आकार की, पिरामिडीय होती है। बेटा एक और चीज इसमें से चेक करनी होगी हम लोगों को, उस चीज को भी चेक करेंगे। गर्मी लग रही थी एक और चीज करेंगे, चेक करेंगे कि क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ जो 2 बॉन्ड बने हैं, इन दोनों के बीच के बॉन्ड के एंगल को, 2 बॉन्ड बने हैं, इनके बीच जो एंगल बनेगा हम उसे आबंध कोण या बॉन्ड एंगल कहते हैं। अभी चेक करेंगे कि बॉन्ड एंगल किसमें से कम होता है, किसमें से ज्यादा। बेटा अभी इसको थोड़ी देर के लिए हटाएंगे, हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में चेक करना है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। ध्यान रखने की जरूरत है, चेक करना, इसको समझ लो।
देखो नाइट्रोजन में क्या, भी मैं ऐसे बताना चाहता हूं, ये नाइट्रोजन है, इसमें से एक एरियल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन है। क्योंकि बॉन्ड एंगल को दिखाने के लिए मुझे दो बॉन्ड चाहिए, मैंने तीसरा बनाया ही नहीं, हम दो बॉन्ड से दिखाएंगे। सोचने वाली बात है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड नीचे की ओर क्यों झुक रहा है? क्योंकि यहां पर लोन पेयर कैसा है, अवेलेबल है। सोचो, एल्किल ग्रुप की एक प्रवृत्ति होती है, यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यह अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल के दूसरे को क्या करता है, देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यह अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसको ओर भेज देगा, नाइट्रोजन की ओर। सोचो, अगर नाइट्रोजन की ओर अपने इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जाके इस बॉन्ड पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण थोड़ा सा कहां चला जाएगा, दूर। अभी एक चीज सोचने वाली बात है, अगर ये लोन पेयर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो बॉन्ड को खुलने का थोड़ा सा क्या मिल गया, मौका, बॉन्ड थोड़ा सा खुल गया। भाई लोन पेयर जब बिल्कुल ऊपर रखा था, प्रतिकर्षण के कारण ये सब अंदर की ओर दबे थे। लोन पेयर को जैसे एल्किल ग्रुप लगाया, एल्किल ने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉनों ने लोन पेयर को प्रतिकर्षित कर थोड़ा सा कहां भेजा, ऊपर। और जैसे ही ऊपर भेजा, अभी सोचो थोड़ी सी ऊंचाई से क्या इसको ज्यादा प्रतिकर्षित कर सकता है, नहीं, तो थोड़ा सा बॉन्ड्स को खुलने का क्या मिल गया, मौका। दैट इज θ1। ध्यान रखना है आपको। अभी चलते हैं बेटा, द्वितीयक वाले में होता क्या है, कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं, दो। इसमें से केवल ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है नाइट्रोजन की ओर। सोचने वाली बात है, इसमें तो दो एल्किल ग्रुप है, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को, भाई इनका नेचर है एल्किल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, अपने से दूर भेजना। ये भी इलेक्ट्रॉनों को दूर भेज रहा है, ये भी नाइट्रोजन की ओर भेज रहा है। सोचो इस बार इस जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर को और दूर भेज देंगे। और सोचो लोन पेयर और अगर दूर चला गया तो बॉन्ड के खुलने का मौका और भी ज्यादा मिल गया। सेकंड, थर्ड में तो यार टर्सरी वाले में तो तीनों एल्किल ग्रुप हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को वहीं भेजेगा, ये भी वहीं भेजेगा, यहां भी भेजेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अभी सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अच्छे इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये लोन पेयर कहां चला जाएगा, और भी बहुत दूर, और बॉन्ड को खुलने का मौका और भी कैसा मिल जाएगा, ज्यादा। अभी आपको बस इतनी बात सोच के बताना है, अगर बॉन्ड को खुलने का और ज्यादा एंगल मिलता है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल θ3 है, आपको बस इतनी बात बतानी है, एंगल कौन सा बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। θ1 सबसे छोटा, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा एंगल कौन सा, θ2, और उससे भी बड़ा थोड़ा सा एंगल कौन सा होगा, θ3। तो मतलब बॉन्ड एंगल की अगर बात करेगा, प्राइमरी एमीन का बॉन्ड एंगल छोटा, सेकेंडरी एमीन का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा, और टर्सरी एमीन का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा। अभी भी मैं क्या कहता हूं कि अगर ये बात तुमको समझ में ना आई हो, दोबारा हम बता सकते हैं इस चीज को। कैसे? इसमें से केवल एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहा है, अर्थात ऊपर भेजेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें 2 ग्रुप है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, 4 लोन पेयर को ऊपर भेजेंगे। इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ऊपर भेजेंगे। सबसे ज्यादा लोन पेयर को ऊपर कौन भेज देगा, 6। और जब सबसे ज्यादा दूर भेज देगा इसमें लोन पेयर को, सोचो यहां चला गया दूर, तो नीचे के बॉन्ड को खुलने का क्या मिल गया, मौका। और नीचे खुलने का मौका मिला, सबसे ज्यादा मौका वहां मिलेगा जहां लोन पेयर सबसे दूर गया है। तो यहां बॉन्ड खूब आसानी से खुल गया। यहां बॉन्ड खुला, उतनी आसानी से नहीं खुला, यहां तो और भी कम बॉन्ड खुला था। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एमीन्स में बॉन्ड एंगल किस हिसाब से चेंज होता है, उसके बॉन्ड एंगल का अरेंजमेंट क्या है, मैं एक चीज लिखता हूं। काहे का अब अरेंजमेंट लिखेंगे कि हम बॉन्ड एंगल का अरेंजमेंट लिखने वाले हैं। बेटा बॉन्ड एंगल में ध्यान रखना, 1 डिग्री एमीन, या बेटा एमाइन भी कहते हैं इसको, स्पेलिंग के हिसाब से इसका एंगल सबसे छोटा। 2 डिग्री एमाइन का एंगल उससे बड़ा, और 3 डिग्री एमाइन का एंगल उससे भी कैसा होता है, बड़ा। तो एक एमाइन की स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं, आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, कब घटती बढ़ती है, बॉन्ड का एंगल किस सिचुएशन में घटता है या फिर बढ़ता है।
तो बेटा आपको स्ट्रक्चर में इतनी बातें एमीन्स की पता होनी चाहिए थी। अब एक काम करते हैं, आप इनको नोट करें, फिर पढ़ते हैं कुछ एमीन ऐसे हैं जिनके IUPAC नाम और साधारण नाम भी हम लोग उनको पढ़ लें। तो जल्दी से इनको नोट करते हैं फिर। तो कुछ हमने IUPAC नाम पढ़ने के लिए केमिकल कंपाउंड लिख रखे हैं जो एमीन यौगिक हैं, और उसमें से चेक करेंगे कि उनके साधारण नाम कैसे पढ़े जाएंगे और उनके IUPAC नाम कैसे पढ़े जाएंगे। जैसे हम अगर स्टार्ट करें तो पहले नंबर पे हमारे पास एक केमिकल है CH3NH2। पहले साधारण नाम, साधारण नाम दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है बेटा। CH3 को आप बोल सकते हो मेथिल एमीन, या बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हो मेथाइल एमीन। साधारण नाम ही इसका दूसरा भी है, कैसे? NH2 को पहले पढ़ना चाहो एमीनो। अभी सोचेंगे अगर NH2 को एमीनो रखा, ये CH3 ग्रुप है, कार्बन एक वाला एल्केन है ना, तो इसका नाम होगा मेथेन। ये जो दो नाम है बेटा इस कंपाउंड के, दोनों सामान्य पद्धति पर हैं, जिसको रूढ़ पद्धति भी आप कहते हो। सिंपल नेम, सरल नेम, रूढ़ पद्धति, सब यही इसी ऐसे ही इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब चलेंगे बेटा इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे। IUPAC नाम अगर मैं इसका पढ़ना भी चाहूं, चेक करते हैं। देखो IUPAC नेम में हमेशा ऑर्गेनिक पार्ट पहले पढ़ा जाएगा और इसके बाद जो पार्ट होगा उसको हम बाद में रखेंगे। तो बेटा कार्बन एक वाला एल्केन है मेथेन, और लास्ट में पढ़ेंगे NH2 को एमीन। अभी सोचेंगे इसको मेथेन में एमीन जोड़ दिया, मेथनामीन। मेथेन प्लस एमीन इज इक्वल टू मेथनामीन। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? देखो बेटा, देखो मेथेन की स्पेलिंग मेथेन ई, और क्योंकि मुझे इसी में एमीन जोड़ना है, हम लास्ट का ई क्या करेंगे? हटाएंगे, मेथनामीन। अंग्रेजी में इसको उच्चारण अगर करते थोड़ा सा इंग्लिश में से, मेथनामाइन, AMINE के कारण उसको एमाइन बोलते हैं। बाकी परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे एमीन और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो एमाइन। प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी नहीं, लिखा वो एमाइन ही है। ये तो हो गया पहला कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड को अगर चेक करेंगे, कार्बन दो हैं, पहले रूढ़ पद्धति का नाम चलेगा, इसका नाम है एथिल या एथाइल, और NH2 को बेटा हमने नाम क्या दिया है? एमीन। ये तो रूढ़ पद्धति का नाम हो गया। अभी रूढ़ पद्धति का एक और नाम बचा, कैसे? अगर हम NH2 ग्रुप को पहले पढ़ना चाहें तो NH2 ग्रुप को एमीनो, और बेटा कार्बन क्योंकि दो है आप सब समझ गए होंगे एथेन। लेकिन इसका IUPAC नाम भी तो है। अच्छा, IUPAC नाम आप इसको समझ भी गए होंगे। जैसे कार्बन एक था, मेथेन पहले लगाया था, कार्बन दो है, इसका नाम क्या पढ़ें? एथेन। एथेन में ई हटेगा और एमाइन ग्रुप लगेगा तो एथेनामाइन या एथेनामीन। अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपाउंड का क्या है। तो बेटा नेक्स्ट कंपाउंड में से कार्बन तीन है, थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे नाम। पहला हो गया प्रोपाइल या प्रोपिल एमीन। दूसरा अगर नाम पढ़ने की कोशिश की भी जाए तो बेटे एमिनो एथेन के बेसिस पे क्या होगा? NH2 को पहले पढ़ेंगे एमिनो। कार्बन तीन है इसलिए जल्दी से इसके नाम को पढ़ लेते हैं प्रोपेन। बेटा अभी इसका IUPAC नेम भी चेक करेंगे। IUPAC नेम चेक करोगे प्रोपेन और लास्ट में एमीन, तो नाम रहेगा प्रोपेनामीन या प्रोपेनामाइन। अभी ये तो नाम हो गए, अभी चलेंगे इस पर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब ये जब अलग टाइप का कंपाउंड आएगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इस चीज को चेक करते हैं। इसमें से कार्बन तीन है और यहां पर कहीं बीच में कौन सा ग्रुप लगा है? NH2 ग्रुप लगा है। अभी चेक करेंगे इसका नाम क्या होगा। देखो बेटा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसको पढ़ सकते हैं एमिनो, और बेटा क्योंकि कार्बन तीन है, सॉरी, इसको पढ़ सकते हैं एमिनो और कार्बन तीन है इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपेन। तो ये एमिनो प्रोपेन हो गया। अभी आगे चलेंगे, इस चीज को एक और पढ़ेंगे कि IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या पढ़ते।
चेक करना है। सबसे पहली बात, ये एमीन ग्रुप किधर से नजदीक है, दोनों ओर से बराबर है, 1 2 3। अगर इसका नाम भी पढ़ना चाहेंगे, कार्बन 3 है प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, एमीन, तो इसका नाम पढ़ेंगे प्रोपेन। अब ई लगाएंगे क्योंकि अब मुझे पोजीशन भी बतानी है। 2 एमाइन या एमीन, तो प्रोपेन 2 एमीन। प्रोपेन 2 एमीन का मतलब समझ पाए। अभी इस कंपाउंड की बात करेंगे, सर जी इसके कंपाउंड को कैसे पढ़ें, हमने तो इसका पहले भी नाम पढ़ रखा है, कैसे, मेथिल मेथिल एमीन, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल और ये एमीन, तो इसका नाम क्या रहेगा, डाई मेथिल एमीन। बेटा डाई मेथिल एमीन ये तो रूढ़ पद्धति का नाम हो गया। आईयूपीएसी पद्धति में बेटा थोड़ा सा इसमें सोचना है तुमको। कैसा सोचना है, अब इस बार एमीन ग्रुप को किसी एक कार्बन के साथ रखो, और किस कार्बन के साथ रखो, जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। देखो कैसे, अरे बराबर है, तो एक काम कर लेते हैं, किसी और रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहां से इधर की ओर रख दिया। सोचने वाली बात है, इस भाग को बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये भाग अगर बाद में पढ़ा है, नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट है, मेथिल, एन मेथिल, या बेटा इसको एन मेथाइल भी तो बोल सकते हैं, ये समझ पाए। अब इस पार्ट का नाम, बेटा इस पार्ट का नाम पढ़ोगे, कार्बन 1 है मेथेन और नाइट्रोजन लगा है एमीन, मेथनामीन। प्रॉब्लम तो नहीं करेगा कोई, मतलब अगर आप सोचो ये ग्रुप ना होता, आईयूपीएसी नाम क्या होता, मेथनामीन, और उसी मेथनामीन में नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया है, मेथिल, तो नाइट्रोजन पर मेथिल लगा है और सूत्र किसका था, मेथेनामीन का। आवाज नहीं यार, मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए इस चीज को, आ जाएगा नहीं, मैं दोबारा से इसको बता दूं, क्या समझिए। नाइट्रोजन को सबसे पहले अभी एक किसी ना किसी कार्बन के साथ रख लेना है। प्रेफरेंस किसको दिया जाए, जिधर कार्बन एटम की संख्या ज्यादा हो। मैंने क्या चेक किया, इधर तो दोनों में सेम है, हमने इतना पार्ट अलग कर लिया, नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ रखा। सोचो अगर नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ रखा है, उधर क्या बचा, मेथिल। भाई नाइट्रोजन को तो इतना भाग मैंने तभी ब्रैकेट के बनाया कि इसको भैया अलग समझना है। मेथिल जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, उसके लिए मैंने क्या लिखा, एन मेथिल कनेक्ट विद नाइट्रोजन। कौन सा ग्रुप कनेक्ट है, मेथिल। अभी सोचो, एक सोचने वाली बात तुम लोग ऐसे भी ध्यान दे सकते हो, कार्बन 1 है मेथेन, और ये एमीन ग्रुप है कि नहीं। अब एमीन ग्रुप NH2 को ही थोड़ी कहते हैं, NH भी तो एमीन होता है, द्वितीयक में से है केवल, तो मेथेन एमीन। आईयूपीएसी में तुम्हारा तरीका भी था कि पहले एल्केन पढ़ते थे, बाद में एमीन पढ़ते थे, मेथेनामीन। आ जाएगा ये वाला। अभी आगे चलेंगे, अगर ये आ जाएगा तो अभी तुमको ये सोचना है, सबसे पहले रूढ़ पद्धति का नाम, दिस इज पार्ट ऑफ एथिल एंड मेथिल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, एथिल ETHYL या मेथिल METHYL, एथिल पहले आएगा। तो बेटा इसका नाम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एथिल, ये तो इसका हो गया। फिर CH3 वाले पार्ट को मेथिल एमीन, हाँ, या एथिल मेथिल एमाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी चेक करेंगे कि अब हम इसका आईयूपीएसी नाम कैसे पढ़ते हैं। मैंने बताया था वो वाला काम करना है। अभी इस कंपाउंड के 2 भाग कर लेने हैं, बड़े वाले भाग को NH2 देना है। क्या कहते हो, उधर कार्बन कितना है, 1, छोटा भाग है, इधर कार्बन कितना है, 2, ये बड़ा भाग है, इसको ब्रैकेट में किया। अभी सोचने वाली बात है, अगर बड़े वाले भाग को छोड़ेंगे, पहले चेक करो कौन सा ग्रुप है, किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से। पहला काम, एन मेथिल, या इसको मेथाइल भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ गए। अभी चेक करेंगे, अब उसको काम खत्म, लिख दिया उसको। तो बेटा कार्बन कितने हैं, 2, एथेन, और NH लगा है एमाइन,
एथेनामाइन। तो एथेनामाइन या एथेनामीन उसको पढ़ सकते हैं भैया। अभी आगे चलेंगे। अब ये कंपाउंड आ गया तो इसको मिटाने आप समझ जाओगे कैसे ब्रेक करना है कंपाउंड को दो पार्ट में आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए। इसको चेक करेंगे। इसमें तो पहले से 3 ग्रुप लगे क्या, मेथिल मेथिल मेथिल, 3 बार मेथिल है। रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ेंगे तो ट्राई मेथिल एमीन। तो इसको क्या बोलने वाले हैं, ट्राई मेथिल एमीन। आईयूपीएसी सिस्टम में से थोड़ा सा चेक करेंगे। अच्छा, इसमें से आप देखोगे कौन सा कार्बन ग्रुप बड़ा है, कहोगे सर जी दोनों कार्बन ग्रुप कैसे हैं, सेम है, बड़ा तो कोई भी नहीं है, जितने भी लगे सॉरी तीनों कार्बन ग्रुप कैसे हैं, सेम है, बड़ा छोटे का कोई बात ही नहीं। एक कार्बन को एन दे दो, क्या करें, इस कार्बन को एन दे दे, किसी को भी दे दो, ये तुम पर डिपेंड करेगा। हमने इसको दिया, तुम दूसरे को देकर देख लेना। अभी चेक करेंगे, अगर इतने ग्रुप को हम बाद में पढ़ने की कोशिश करें, कितने मेथिल अभी इससे छूट रहे हैं, 2, ये मेथिल और ये मेथिल, और दोनों मेथिल किससे कनेक्ट हैं, नाइट्रोजन से। तो हम इसको लिखेंगे N, डाई मेथिल या मेथाइल। समझ गए, दोनों मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड थे, N, डाई मेथिल। और बेटा ये तो हो गया ग्रुप। अभी मेन कंपाउंड में से कार्बन एक है, N लिखा है, एथेनामीन की प्रोपेनामीन, अच्छा मेथेनामीन, चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो लिख देते हैं मेथेनामीन। बेटा अब इसको फिर से मिटा लें, क्योंकि फॉर्मूले पे लिखा अच्छा नहीं दिखेगा, मां कि आप रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस मीडियम से भी पढ़ सकते हो कि कंपाउंड को हम ब्रैकेट में कर लें, ज्यादा बेटर फील होगा, वो भी करिए आप। अभी आगे चलेंगे बेटा, इसको चेक करेंगे। और इसको चेक करने में तो आप लोग इस बात को भी बता सकते हो कि हम नाइट्रोजन को किस ग्रुप के साथ रखें, क्योंकि हमारे पास तो इस बार भी 3 ग्रुप हैं, 2 मेथिल है, 1 एथिल है। हमने कहा था कि प्रेफरेंस उस कार्बन ऑर्गेनिक ग्रुप को देंगे जिसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हैं, ज्यादा पहुंचे। तो भैया मुझे तो एथिल ग्रुप पे ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, क्यों, डबल है। अभी चेक करेंगे, अगर मैं इस कंपाउंड को ढक लेता हूं, मुझे 2 मेथिल ग्रुप दिख रहे हैं और दोनों किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से। सॉरी, पहला काम तो रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ना है, उसमें तो अल्फाबेट चलेगा, अल्फाबेट चलेगा। तो आप ध्यान दो, मेथिल ग्रुप की स्पेलिंग M से और एथिल की स्पेलिंग E से। तो एथिल क्या बताओगे, डाई मेथिल एमीन। अब वो आईयूपीएसी सिस्टम पे तो क्या इसको एक साथ पढ़ोगे, N पे मेथिल लगा है, N पे मेथिल लगा है, तो N, डाई मेथिल। और बेटा अभी चेक करेंगे, अब जिसके साथ N कनेक्ट किया था वो कार्बन 2 वाला एथेन है, तो उसका नाम है एथेनामाइन। तो अगर मैं नीचे लिखे दूं एथेनामाइन, तो ये तो इसके नाम हो गए। अभी चलेंगे उधर भी कुछ कंपाउंड लिखें। पहले ही कंपाउंड मिलते ही सबसे पहला काम है रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ते हैं। बेटा अगर इसमें से रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ोगे, क्या कहते हो, रूढ़ पद्धति का नाम पढ़ेंगे अगर हम लोग इसमें से, तो इसमें से तो ये ट्रसरी वाला है, कार्बन 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटिल ग्रुप, स्पेलिंग स्टार्ट विद B। एथिल ग्रुप स्टार्ट कैसे होगी, स्पेलिंग E, एंड एथिल ग्रुप E से। अभी आप हमको सोच के ये बताओगे कि ब्यूटिल ग्रुप, ब्यूटिल पहले रहे, अच्छा भाई, तो हम क्या कहाँ यहाँ लिखेंगे, ब्यूटिल। और ये भी तो सोचने वाली बात है, 2 बार एथिल है, तो इसको क्या लिखोगे, डाई एथिल एमीन, या इसको एमाइन भी पढ़ते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम है नहीं। अभी इसको चेक करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम पे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी पड़ेगी हमको जिसमें से कि नाइट्रोजन अवेलेबल हो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे वो ब्यूटिल वाले ग्रुप का दिख रहा है। अगर बेटा इस ग्रुप को इसके साथ हम कंटेन कर लें, रख लें, अभी आपको क्या लगता है उसको छोड़ के कितने और ग्रुप हैं, 2,
दोनों एथिल ग्रुप है या एथाइल ग्रुप है और कनेक्ट किससे है, नाइट्रोजन से। तो क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम नीचे N, डाई एथिल ब्यूटेनामीन, हाँ ब्यूटेनामाइन या ब्यूटेनामीन। अभी ये कंपाउंड हो गया। अभी एक और कंपाउंड को चेक करेंगे, ये क्या लिखा है, इसका तो नाम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है ना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका नाम पूरा पहले एक्सपेंड फॉर्म में पहले हम इस फॉर्मूले को लिखें। नाम पढ़ना कठिन नहीं है। कैसे नाम पढ़ना कठिन नहीं है, इसमें से क्या लिखा है इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं NH2, बेटा CH2 कितनी बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए। तो 3 बार तो अभी मैंने लिखा है, ये चौथी बार हो गया, 5वीं बार और ये 6वीं बार, और लास्ट में से फिर NH2। अगर इस कंपाउंड का नाम पढ़ने की कोशिश करें, सबसे पहला काम ये है, रूढ़ पद्धति में नाम पढ़ते हैं। क्या चाहते हो, कितना कहते हो, इसमें से तो मैं क्या सोचता हूं 6 कार्बन है, हेक्सा। और अगर 6 बार CH2 है, उसको फिर मेथिलीन के नाम से जानते हैं। फिर ध्यान रखना, अगर 3 बार CH2 आया तो ट्राई मेथिलीन, 2 बार CH2 आया डाई मेथिलीन, अगर बेटा 6 बार CH2 आ गया तो हेक्सा मेथिलीन। तो क्योंकि CH2 6 बार आया, हेक्सा मेथाइलिन या मेथिलीन जिसको बोलते हैं। ये तो भैया इसका हो गया। अभी आपको चेक करना है एमीन ग्रुप कितनी बार लगा है, 2 बार। तो भैया इसको कैसे पढ़ेंगे, डाई एमीन, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। अभी आप एक चैप्टर पढ़ते हो बहुलक पॉलीमर, लेकिन क्योंकि अभी 30% कोर्स में उसको रखा नहीं गया है तो वो छूट जाएगा, नहीं तो वहां बहुलक वाले चैप्टर पर आपको ये कंपाउंड मिलता है। अब इसका नाम आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नाम पढ़ने का एक मेथड है, आप कार्बन पर नंबर डालें, जिधर से NH2 ग्रुप नजदीक हो, पास हो। किधर से नजदीक है NH2 ग्रुप, तो इधर से नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी आपको सबसे पहला काम करना है, ये बताना है कार्बन 6 को हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन चेक करो, NH2 ग्रुप कौन कौन से नंबर के कार्बन एटम पर कनेक्ट हुआ है, 1,6 डाई एमीन या एमाइन। इसका समझ गए, हेक्सेन 1,6 डाईएमीन का मतलब, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला, 1,6 का मतलब पहले नंबर पर और 6वें नंबर पर। डाईएमीन का मतलब है, डाई का मतलब 2 बार, एमीन का मतलब NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अभी चलेंगे इसका नाम पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे इसको पढ़ते हैं। भैया इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, हाँ इसको ऐसे देखो पढ़ते हैं, फेनिल मेथिल एमीन नहीं। पहले चेक करेंगे, हम इसको ग्रुप को छोड़ेंगे, क्योंकि सर छोड़ना था तो पढ़ना क्यों स्टार्ट किया, थोड़ी देर छोड़ेंगे फिर इसको पकड़ लेंगे। अभी चेक करने वाली बात है, अगर ये ग्रुप ना होता, यहां CH3 होता कि ना होता, अगर वो ना होता ग्रुप। अच्छा बताओ, CH3NH2 को आपने क्या पढ़ा था, पढ़ा था एमिनोमेथेन। चलो भैया इसका नाम पढ़ेंगे एमिनोमेथेन। अभी चेक करो, हाँ भैया एमिनोमेथेन का सूत्र था, हमने उससे एक हाइड्रोजन हटाया था और कौन सा ग्रुप लगा दिया था, फेनिल ग्रुप। तो भैया इसके आगे लगा दो, क्या लगा दो, फेनिल। अभी कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को, एमिनोमेथेन का फॉर्मूला था, हमने कुछ ग्रुप हटाकर उस पे फेनिल लगा दिया, फेनिल एमिनोमेथेन। अब इसका आईयूपीएसी नेम अभी चेक करेंगे, आईयूपीएसी नेम में कैसे लिखेंगे, फेनिल मेथेन एमीन, मतलब उसमें एमीन कहां रहेगा, लास्ट में। तो फेनिल, फिर कार्बन एक है मेथेनामीन।
अभी एक काम करेंगे बेटा, इस कंपाउंड को पढ़ना छोड़ देंगे। काहे छोड़ेंगे यार, ये बताओ, कार्बन 1 वाला था तो मेथेन जहां था या मेथिल था, यहां कार्बन 2 वाला है तो एथेन या एथिल आ जाएगा। कंपाउंड के नाम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ये तुम्हारा काम है। अब कुछ बेटा यहां नीचे कंपाउंड लिखें, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, इनके अलग से नाम पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को। इनको चेक करेंगे कि ये फेमस कंपाउंड है, ऐसे काफी आ जाते हैं, बोल देता है कि नाम क्या रहेगा, तो उस समय हमें पता नहीं होते नाम, तो हम इसको नाम कैसे पढ़ेंगे? 2 नाम। पहला नाम एमिनो बेंजीन, एमिनो बेंजीन। बेटा मैं दूसरा नाम चेक करूं, फेनिल। भाई इस बेंजीन वाले ग्रुप का नाम एक फेनिल भी तो है, एमीन। तीसरा नाम एनिलीन। बेटा ये नाम बहुत फेमस है, एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लिखा हो भैया, ये एनिलीन का फॉर्मूला है, इसको कभी मत भूलना। बाकी नाम भूल जाओ, एनिलीन मत भूलो। क्यों? एग्जाम में एनिलीन के नाम से ये ज्यादा आता है और आप भूल गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये कंपाउंड अन्य नामों से कम एनिलीन के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अच्छा बेटा इसका नाम एक और है, टॉलुइडीन। ध्यान रखना, टॉलुइडीन इसका नाम है। और एक सबसे समझ सकते हो अच्छी बात, आर्थो पोजीशन पर मेथिल लगा है ना, या अगर इसको भी मानोगे तो उस हिसाब से ये आर्थो पोजीशन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आर्थो टॉलुइडीन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 2 टॉलुइडीन। अभी इसको पढ़ेंगे, इसका नाम तो हमें कठिन लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज चेक करोगे, पहले सिंपल नेम मेथिल, ये भी मेथिल, और ये वाला ग्रुप है फेनिल, नई ग्रुप है। अभी मेथिल और फेनिल में स्टार्ट करेंगे, मेथिल M से स्टार्ट होता है, फेनिल P से स्टार्ट होता है। इसका नाम क्या रहना चाहिए? डाइमेथिल फेनिल एमीन, डाइमेथिल फेनिल एमीन। बेटा इसका एक और नाम तो है, देखो क्या, अगर यहां पर 2 H लिखे होते और ये दोनों CH3 ना होते, इसका नाम क्या पढ़ते? एनिलीन। अगर सोचो ये CH3 ना होता है, यहां पे 2 H लगे होते, एनिलीन पढ़ते कि ना? एनिलीन पर कितने मेथिल ग्रुप लगे हैं? 2। तो क्या बताओगे? N, डाइमेथिल एनिलीन। ना समझ पाए? नाइट्रोजन पर ही 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं और ये पूरा फॉर्मूला किसका था? एनिलीन का। बेटा अब इसको चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे? इसको। अच्छा ये बता डालो सबसे पहले, अगर ये ब्रोमीन ना होता तो बेंजीन के ऊपर NH2 किसका सूत्र है? उस पे कहां कहां पर ब्रोमीन लगा है? ऑर्थो पैरा आर्थो। तो ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो एनिलीन। समझ जाओगे इसको? अच्छा इसका ऐसा भी तो नाम पढ़ सकते थे, इसको अगर पढ़ना चाहते कैसे पढ़ते? इसको पढ़ लेते कैसे? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नहीं पढ़ सकते थे तो आप 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन पढ़ सकते थे। आर्थो, आर्थो पैरा ना पढ़ना पड़ता हमको, 2, 4, 6 का इस्तेमाल कर लेते। नहीं समझे कैसे 2, 4, 6? ये मुख्य ग्रुप हो गया, एक नंबर है, दूसरे पर ब्रोमीन, तीसरा खाली, चौथे कॉर्नर पर ब्रोमीन, पांचवा खाली, छठवें पर ब्रोमीन, दूसरे चौथे छठवें पर ब्रोमीन। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो का मतलब 3 बार ब्रोमीन है। और बेटा एनिलीन का तो फॉर्मूला ही था, इसको चेक करेंगे। ये फॉर्मूला दूसरे कंपाउंड का है। सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लिख जाए, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा इसको। अब बेंजोइक एसिड में कौन कौन से नंबर पर NH2 लगा है? 1, 2, 3 और 4 छोड़ा है 5।
3,5 डाइएमिनो बेंजीन। बेटा लास्ट इसको पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और कंप्लीट आईयूपीएसी नाम। नंबर किधर से डालें, उस साइड से जिधर NH2 नजदीक लगा हो। 1 2, बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, प्रोपेन। लेकिन अब इस जगह पे थोड़ा सा रुकना, प्रॉप करना केवल। अच्छा, प्रॉप के बाद एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ना, तो प्रॉप 1 इन 1 एमाइन। अब 1 एमाइन क्यों लिखा गया, 1 के ही बाद डबल बॉन्ड है और 1 के बाद ही NH2 ग्रुप लगा है, तो 1 इन 1 एमाइन, ये बेटा इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से एमीन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम हो गए। तो इतना ही आज रखेंगे, बाकी की पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे इसको।